तो कल मैं जेएसपी के बारे में आप लोगों से बात कर रहा था कि जेएसपी के प्रोजेक्ट्स कैसे बनते हैं और उस पर हम कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैंने एक जेएसपी प्रोजेक्ट यहाँ पे बनाया था और साथ ही साथ हमने एक register.html भी बना लिया था, है ना। तो register.html पे जो हम फॉर्म पे एक्शन पहले अपने सर्वलेट का जैसे देते थे, अब वो सर्वलेट के जगह पे अब हम जेएसपी का एक्शन दिया करेंगे, है ना। कि जब अब बटन पे क्लिक करेंगे तो रिक्वेस्ट हमारी register.jsp पे जाएगी। ठीक है, और ये हमारी register.jsp हमने बना रखी है। और जेएसपी कोई जेएसपी बनती कैसे है, ऐसे राइट क्लिक करके और यहाँ से न्यू करके और यहाँ पे जेएसपी फाइल का ऑप्शन है, यहाँ से बन जाती है जेएसपी फाइल। ठीक है, तो अब जेएसपी में क्या है कि जेएसपी में हर एक चीज़ टैग पे है, टैग बेसिस पे ही है और उस टैग में ही आपको सारा काम करना। जैसे ये वाला टैग है, इसको मैंने आपको कल बताया भी था, इसको बोलते हैं स्क्रिप्टलेट टैग, है ना। और इस स्क्रिप्टलेट टैग में ही अब हमें सारा जावा का कोड लिखना है। यानी कि जो कोड हम सर्वलेट के सर्विस मेथड में या डू गेट या डू पोस्ट मेथड में लिखते थे, वो कोड हम स्क्रिप्टलेट टैग में लिखेंगे ऐसे। ठीक है, वो ये उसी का शॉर्टकट है, समझ लो। अच्छा, और वहाँ पे हमारे पास डू गेट डू पोस्ट होता था, फिर वहाँ पे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स होता था। तो यहाँ पे भी रिक्वेस्ट है, बट यहाँ डायरेक्टली आपको रिक्वेस्ट यूज कर लेना है। रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, गेट पैरामीटर लिखोगे, पैरामीटर का नेम दे दोगे, वैल्यू अपने आप आ जाएगी। नेम क्या है, नेम, तो यहाँ पे नेम लिखोगे, वैल्यू अपने आप आ जाएगी। तो इस तरह से चीज़ें बहुत सिंपल हो जाएंगी जेएसपी के अंदर। इस तरह से आपकी वैल्यू गेट होके आ जाएगी, है ना। तो नेम गेट कर लीजिए, जितनी वैल्यूज गेट कर लीजिए, डेटाबेस की कनेक्शन का कोड लिख दीजिए, पूरा सारा कोड जो है डेटाबेस से कनेक्टिविटी से रिलेटेड जो भी लिखोगे वो आपका डेटा डेटाबेस में स्टोर कर देगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो है मतलब बहुत आसान। तो देखिए, आगे पढ़ाने से पहले, आगे चीज़ों के बारे में बात करने से पहले मैं पहले जेएसपी के बारे में आपको समझाना चाहता हूँ कि जेएसपी है क्या, कैसे कैसे काम करती है, क्या इसका लाइफ साइकिल है ना। ये सब आपको जब जान लेंगे तब इससे आप काम करेंगे तो चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, करने के लिए तो मैं डायरेक्टली अब इसको रजिस्ट्रेशन भी करा सकता हूँ यहाँ से, है ना। लेकिन थोड़े देर हम थोड़ा वेट कर लेते हैं और इन सारे बेसिक कंसेप्ट को थोड़ा हम क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, स्क्रीन सबको मेरी दिख रही है ना? यस सर। हाँ सर, दिख रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि भाई जेएसपी है क्या, कहाँ से आई, क्या ज़रूरत पड़ी है, तो क्या फ़ायदा है ना। ये सारी चीज़ें हम थोड़ा जानते हैं। देखिए, जेएसपी का अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो कहते हैं जावा सर्वर पेजेस। जावा सर्वर पेजेस है क्या जेएसपी? आप ऐसा बोल सकते हो कि जेएसपी इज़ अनदर वे टू क्रिएट अ डायनेमिक वेब पेजेस इन जावा। जावा के अंदर डायनेमिक वेब पेजेस को बनाने का एक तरीका होता है। जैसे सर्वलेट से डायनेमिक वेब पेजेस बनता है, वैसे हम जेएसपी से भी डायनेमिक वेब पेजेस बना सकते हैं। J2EE के स्टैंडर्ड्स की बात करें तो J2EE के स्टैंडर्ड्स में मैंने बहुत स्टार्टिंग में जब सर्वलेट स्टार्ट किया था तो बताया था कि हमारे पास दो तरह के वेब कंपोनेंट होते हैं, एक सर्वलेट होता है और एक जेएसपी होता है, और दोनों से ही डायनेमिक वेब पेजेस बनते हैं। तो फिर क्वेश्चन आ जाता है, तो इसका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस वही होता है जो सर्वलेट का पर्पस होता है। इससे वही काम होता है जो सर्वलेट से काम होता है। वो सारे काम, वो सारी चीज़ें जो सर्वलेट से हो सकती थी,
वो सब JSP से पॉसिबल हैं सारी चीज़ें। ठीक है। बट सर्वलेट में हम क्लासेस बनाते थे, यहाँ क्लासेस नहीं बनता है, यहाँ पे टैग सिस्टम है, टैग से आप काम करोगे। तो और उस टैग से ही हम एप्लीकेशन को और सिंप्लीफाई करेंगे, वेब एप्लीकेशन सिंप्लीफाई हो जाएगी, मतलब वेब एप्लीकेशन का डेवलपमेंट सिंप्लीफाई हो जाएगा। और कहीं ना कहीं आपका सर्वलेट जो है उसके अंदर कुछ कमियां थी, जिस कमियों को रिजॉल्व करने के लिए आया। तो पहले अगर आपको JSP पढ़ना है, JSP के बारे में जानना है कि JSP है क्या, तो आपको सर्वलेट के प्रॉब्लम्स को जानना पड़ेगा कि सर्वलेट के साथ क्या क्या प्रॉब्लम था, क्या कमियां थी जिसके वजह से JSP आया। ठीक है। तो अपना कोई भी सर्वलेट का प्रोजेक्ट उठाइए, अपना कोई भी सर्वलेट का टास्क उठाइए। अगर किसी सर्वलेट के अंदर, है ना, अगर किसी सर्वलेट की बात करें तो सर्वलेट के अंदर हमें मान लीजिए कोई HTML का लॉजिक लिखना है। अगर किसी सर्वलेट के अंदर कोई HTML का लॉजिक लिखना है तो हम कहाँ लिखते थे भाई? out.println के अंदर लिखते थे, है ना, out.println के अंदर ही लिखते थे। अभी कल ही सुमित ने जो दिखाया उसमें उसने पूरा जो डिज़ाइनिंग का कोड है पूरा का पूरा out.println में ही लिखा हुआ था, है ना। अगर हमें कुछ भी ये pw.println ऐसे लगाएंगे और इसी के अंदर ही लिखते हैं। ठीक है। देखिए, जब कोई भी वेब प्रोजेक्ट बनता है तो वेब प्रोजेक्ट में दो लॉजिक होता है, प्रेजेंटेशन लॉजिक, बिजनेस लॉजिक। प्रेजेंटेशन मतलब HTML का कोड, बिजनेस लॉजिक मतलब जैसे रजिस्ट्रेशन करवाने का कोड, डेटा गेट करने का, उस पर कुछ बिजनेस ऑपरेशन परफॉर्म करने का, टोटल यूज़र काउंट करने का, करंट यूज़र काउंट करने का, ऐसे ये सब बिजनेस लॉजिक है। तो अगर किसी सर्वलेट में हमें किसी HTML और वो भी बड़े बड़े HTML का कोड लिखना हो तो उसको मैनेज करना बड़ा टफ हो जाता है, समझ रहे हो। अभी कल आपने देखा कि यार एक बड़ा सा डब्बा हमें बनाना था, उस डब्बे के लिए इतनी लाइन की कोडिंग करनी थी, तो उसको out.println में मैनेज करना, प्लस 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 करके कॉन्कैटिनेट करना, डबल कोड सिंगल कोड डबल कोड लगा के उसको कॉन्कैटिनेट करके उसको मैनेज करना कॉम्प्लेक्स हो जाता है। और अगर आपने मान लो सॉफ्टवेयर की डिज़ाइनिंग किसी डिज़ाइनिंग टूल से करके लाए हैं, कोई भी डिज़ाइनिंग टूल से आपने ड्रीमवेयर हो गया, फोटोशॉप हो गया, वेब बिल्डर हो गया, वहाँ से डिज़ाइन करके लेके आओगे तो वहाँ एक्स्ट्रा कोड भी आ जाते हैं, और वो सारे एक्स्ट्रा कोड यहाँ पे ला के लगाओगे तो out.println में आपको कहीं ज़रूरत पड़ गई कि प्रेजेंटेशन लॉजिक और बिजनेस लॉजिक एक साथ लिखने की, तो यार यहाँ पे उस चीज़ को लिखना थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो ये एक कॉम्प्लेक्सिटी है, पहली कॉम्प्लेक्सिटी। अच्छा, चूँकि वो जो लॉजिक है, वो लॉजिक मतलब डिज़ाइनिंग का लॉजिक आपके सर्वलेट के अंदर लिखा हुआ है, और अगर सपोज़ करो कि आपको डिज़ाइनिंग में कोई चेंज करना है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? जाहिर सी बात है उस सर्वलेट में जाके उस डिज़ाइनिंग में उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा, और वो चूँकि सर्वलेट में लिखा है तो फिर उसको सेव करना पड़ेगा, उसको कंपाइल करना पड़ेगा, क्लासेस फोल्डर में डालना पड़ेगा अगर आप मैन्युअली कर रहे हो तो, है ना। अगर आप मान लो कि आपका वो प्रोडक्ट ऑनलाइन सर्वर पे कहीं चल रहा है तो फिर क्या करोगे? उसको कंपाइल करोगे, क्लासेस फोल्डर में मैन्युअली डालोगे, और अगर आईडी में लिखा है तो चलो कंपाइल हो जाता है अपने आप। तो यार अगर हमने चेंजेस डिज़ाइनिंग में करा है तो कहाँ कंपाइल करने की ज़रूरत पड़ रही है? तो गलत बात है ना। अगर हमने चेंजेस डिज़ाइनिंग में करा है तो उसको कंपाइल करने की नहीं ज़रूरत है, उसको तो बस सेव करके रिफ्रेश कर दिया जाए तब भी हो जाता है, समझ रहे हो ना। तो इसीलिए चलो एक ये छोटे छोटे समस्याएं हैं, छोटे छोटे प्रॉब्लम हैं, बट इन सब के अलावा जो अगली समस्या है कि भाई
कहीं ना कहीं एक बिजनेस लॉजिक को लिखने के लिए, या कह सकते हो कि आप अपने प्रोजेक्ट में कोई फॉर्म बना है, फॉर्म से डेटा गेट करने के लिए, डेटाबेस में स्टोर करने के लिए क्लास बनाते हो, फिर उसमें किसी न किसी सर्वलेट से इम्प्लीमेंट कराते हो, चाहे वो कोई भी सर्वलेट हो, एक्सटेंड कराओगे, इम्प्लीमेंट कराओगे, फिर मेथड ओवरराइड करोगे, फिर उसके अंदर आप लॉजिक लिखोगे, है ना। तो ये भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्सिटी बन जाता है। अच्छा ठीक है, ये सारे कॉम्प्लेक्सिटी तो कॉम्प्लेक्सिटी है ही, लेकिन एक और सबसे बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी ये है कि अगर देखा जाए तो जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनते हैं, बहुत बड़े अच्छे लेवल पे जो प्रोजेक्ट्स बनते हैं ना, उन प्रोजेक्ट्स में प्रेजेंटेशन लॉजिक, बिजनेस लॉजिक एक साथ नहीं होता, वो अलग अलग होता है। आपका प्रेजेंटेशन अलग हो और बिजनेस लॉजिक अलग हो, ऐसा करा जाता है। सर्वलेट में ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पा रही थी कि आपका प्रेजेंटेशन लॉजिक अलग करके और बिजनेस लॉजिक अलग करके रख सकते हैं। इन JSP ये पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? JSP में हम जावा का कोड नहीं लिखेंगे, आगे चल के JSP स्पेशली जावा की कोड के लिए नहीं बनाई गई है। JSP में डिज़ाइनिंग का कोड लिखिए, हाँ कभी ज़रूरत पड़ जाए तो थोड़ा बहुत जावा का कोड लिख दीजिए। बाकी सारा कोड, बाकी सारे लॉजिक को लिखने के लिए हमारे पास हम अलग अलग बिजनेस सर्विसेज बनाएंगे, हम अलग DAO बनाएंगे, DTO बनाएंगे, जिसके अंदर हम अपने बिजनेस लॉजिक को लिखेंगे, और उस लॉजिक को लिखने से हमारा प्रेजेंटेशन और बिजनेस लॉजिक अलग अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, जो कि JSP में हम आगे करेंगे जाके। समझ में आई बात? तो इससे क्या फ़ायदा हो जाएगा? इससे फ़ायदा हो जाएगा कि वेब प्रोजेक्ट को जो मेंटेन करना है ना, वो थोड़ा हमारे लिए ईजी हो जाएगा, वेब प्रोजेक्ट को मेंटेन करना सिंपल हो जाएगा। सर्वलेट में थोड़ा सा ये सारी चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। अच्छा, आपने कहा कि सर चलो ठीक है, बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी होगी, बहुत सारे प्रॉब्लम होंगे, तो अगर इतने सारे प्रॉब्लम और इतनी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं तो फिर सर्वलेट को हटा दो, ख़त्म कर दो, आज तक हमने पढ़ा क्यों? तो बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि देखो, जब आप कोई JSP पेज बनाते हो और JSP में सारे लॉजिक लिखते हो, तो JSP इंटरनली, मतलब एक JSP पेज इंटरनली सर्वलेट को बनाती है, मतलब JSP से इंटरनली सर्वलेट बन जाती है, और ऊपर एक यूज़र के लेवल पे, एक डेवलपर के लेवल पे आपको दिखेगा कि यार आप तो JSP चला रहे हो, बट इंटरनली वो सर्वलेट को ही चलाता है, इंटरनली ये JSP सर्वलेट में कन्वर्ट हो जाती है। तो अगर देखा जाए तो सर्वलेट को इसलिए नहीं हटाया गया, तो इसलिए हम ये नहीं बोल सकते कि JSP इज़ द रिप्लेसमेंट ऑफ सर्वलेट। हम ये बोल सकते हैं कि JSP इज़ द एक्सटेंशन ऑफ सर्वलेट, नॉट अ रिप्लेसमेंट ऑफ सर्वलेट। ठीक है, तो क्वेश्चन है क्यों? क्योंकि एक JSP से इंटरनली सर्वलेट बनती ही बनती है। अच्छा, आपने कहा JSP से सर्वलेट क्यों, क्या ज़रूरत पड़ी बनाने की, क्यों बनाते हैं? तो इसका कहानी सुनिए। इसका कहानी ये है कि JSP जावा का एक ऐसा पहला इकलौता प्रोग्राम आज आप पढ़ रहे हो जहाँ पे कोई क्लास नहीं बनता, जहाँ पे कोई मेथड नहीं बन रहा है, जहाँ पे सारे टैग सिस्टम हैं, टैग बेसिस पे काम करोगे आप। जैसे स्क्रिप्टलेट टैग है ना, एक्सप्रेशन टैग है, डिक्लेरेशन टैग है, स्क्रिप्टिंग एलिमेंट है, डायरेक्टिव टैग है ना। तो ये जितने भी टैग बेसिस पे आप काम करोगे, क्लास तो होगा नहीं, मेथड तो होगा नहीं। तो यहाँ पे कहीं न कहीं जावा का रूल वायलेट हो रहा था, तो उस रूल को बचाए रखने के लिए इन्होंने क्या कर दिया, JSP से एक सर्वलेट बना दिया। तो एक JSP जब आप लिखते हो ना, लिखने के बाद इंटरनली वो कंपाइल हो जाती है, ट्रांसलेट हो जाती है इनटू द सर्वलेट, और ऊपर आप सबको जो देख पाते हो वो सब JSP दिखती है, बट इंटरनली सर्वलेट ही चलती है, इंटरनली सर्वलेट चलती है पूरा। यानी कि एक JSP से बन जाती है सर्वलेट, और वो कहलाती है JSP जनरेटेड सर्वलेट। और वो JSP जनरेटेड सर्वलेट जो होती है वो वेंडर टू वेंडर वेरी होती रहती है, और वो उसी तरह से वर्क करती है जैसे नॉर्मल सर्वलेट वर्क करती है। बट हाँ, ये नॉर्मल सर्वलेट जो अभी तक हम बनाते आ रहे हैं,
और जो JSP से बनने वाली सर्वलेट है, इन दोनों में डिफ्रेंसिएशन लाने के लिए, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए इन्होंने लाइफ साइकिल के मेथड के नाम थोड़ी चेंज कर दिए। जैसे यहाँ इनिट सर्विस डिस्ट्रॉय होता था, वहाँ JSP इनिट और JSP सर्विस और JSP डिस्ट्रॉय मेथड होता है। बस यही बात है, वहाँ JSP वर्ड लग जाता है। बाकी आप मज़े की बात क्या है, अभी मैं आपसे बता रहा था कि भाई HTML की कोडिंग अगर हमें सर्वलेट में लिखनी पड़ती थी तो हमें out.println में उसको मैनेज करना पड़ता था, और जिससे आपको प्रोजेक्ट कॉम्प्लेक्स हो जाता था। अब JSP में क्या है, JSP तो अपने आप में HTML की कोडिंग इसके अंदर करा जा सकता है। JSP में जहाँ मर्जी, यानी कि JSP स्पेशली HTML की कोडिंग के लिए ही बनाई गई है। तो फिर आपने कहा जब स्पेशली इसीलिए बनाई गई है तो फिर जावा की कोडिंग इसमें आपने क्यों लिखा? ये तो ऑप्शनल है कि ये लिखो या नहीं लिखो, बल्कि लिखना ही नहीं चाहिए। तो फिर आपने कहा बिजनेस लॉजिक कहाँ लिखेंगे? तो JSP ने कहा कि एक प्रेजेंटेशन पार्ट, यानी कि जिसको हम व्यू बोलते हैं, व्यू आपने सुना होगा या सुनेंगे भी कि एक MVC डिज़ाइन पैटर्न होता है, समझ रहे हो? MVC डिज़ाइन पैटर्न होता है। तो MVC जो डिज़ाइन पैटर्न होता है, इसमें V का मतलब व्यू होता है, M का मतलब मॉडल होता है और C का मतलब कंट्रोलर होता है। ठीक है, तो ये जो V है, व्यू यानी कि व्यू पर्पस के लिए JSP बनाई गई है, डेटा को दिखाने के लिए बनाई गई है, बिजनेस लॉजिक को लिखने के लिए नहीं। अगर बिजनेस लॉजिक लिखना है तो उसके लिए हमें बनाने पड़ेंगे मॉडल्स, है ना। और मॉडल्स का मतलब मॉडल, M मतलब मॉडल, जो हमें अपने बिजनेस लॉजिक को अलग से सेपरेट करा के दिखाएगी। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो समझाऊंगा कि जब इस पे काम करेंगे डिटेल में तो बताऊंगा क्या मॉडल है क्या नहीं है। तो वहाँ पे आप जाके अपना लॉजिक लिखिए और बीच में एक कंट्रोलर भी बना देंगे, यानी कि यहाँ पे MVC को हम एक्चुअली अच्छे तरह से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। बिजनेस लॉजिक को लिखने के लिए अलग से हम DAO बनाएंगे, अलग से DTO बनाएंगे, जिसमें हम अपना लॉजिक लिखेंगे और JSP में हम प्रेजेंटेशन पार्ट लिखेंगे। तो हमारा प्रेजेंटेशन और बिजनेस पार्ट सेपरेट हो जाएगा और वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट सिंप्लीफाई भी हो जाएगी। तो देखो, लिखने के लिए तो लिख ही सकते हो आप, एक JSP में सारा कोड लिख दो सर्वलेट का जो लिख रहे थे इसी टैग के अंदर, जो मैंने आपको टैग बताए हैं, बट प्रेफरेबल नहीं है, तो लिखना नहीं चाहिए। तो फिर ये भी बात आ जाता है कि सर आपने फिर JSP डायरेक्टली क्यों नहीं बताया? तो देखो, अगर आपने सर्वलेट पढ़ रखा है, सर्वलेट की लाइफ साइकिल पढ़ रखी है, अगर आपको रिक्वेस्ट का मतलब आता है, रिस्पांस का मतलब आता है, सेशन का मतलब आता है, तो ये सारी चीज़ों को जब आपने सर्वलेट में पढ़ लिया तो JSP में पढ़ना आसान हो गया। कैसे आसान हो गया? क्योंकि बस उन चीज़ों को यहाँ यूज ही करने वाले हैं और हटा नहीं है, ख़त्म नहीं हुआ है आपका सर्वलेट, है ना। अब अगर कहीं JSP में प्रॉब्लम आ गई और कोई दिक्कत आ गई तो फिर उसको हैंडल भी नहीं कर पाओगे अगर आपको सर्वलेट का नॉलेज नहीं होगा। ये भी बात हो जाती है, क्योंकि एक JSP से इंटरनली सर्वलेट बनती ही है, और मैं आपको दिखा भी दूंगा कि JSP से बनने वाला सर्वलेट कहाँ पे है। ठीक है, तो एक एक करके हम काम करेंगे, बट अभी तक कोई क्वेश्चन अगर आपको पूछना है तो पूछिए, तो फिर मैं आगे बढ़ूँ। कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी? किसी का कोई क्वेश्चन है कि क्वेरी हो तो पूछ लो। हाँ सर, एक क्वेश्चन था कि JSP क्या काम कर पाता है जो सर्वलेट नहीं कर पाता? JSP क्या काम करता है जो सर्वलेट नहीं कर पाता है? नहीं, हाँ सर, मतलब आप बोल रहे थे कि JSP से हम JSP इंटरनली कहीं न कहीं जो हम प्रेजेंटेशन और बिजनेस लॉजिक है वो दोनों हम out.println के अंदर यहीं पे लिख देते थे, है ना। तो कहीं न कहीं एक साथ हमारा प्रेजेंटेशन पार्ट और बिजनेस पार्ट एक साथ इंटीग्रेट हो जा रहा था, और JSP में ये चीज़ अलग अलग हो सकता है, अलग अलग लिखा जा सकता है। वैसे अगर देखा जाए तो JSP ऐसा क्या काम करता है जो सर्वलेट नहीं? भैया, सर्वलेट तो सारा काम कर सकता है। अगर देखा जाए तो करने के लिए, अगर काम करने पे ही आ जाओगे तो वो सारा काम कर लोगे, बट वो काम थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, सर्वलेट में बिजनेस लॉजिक और एप्लीकेशन लॉजिक, मतलब जो देखो, JSP बनाई गई है एप्लीकेशन को वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट को सिंप्लीफाई करने के लिए, थोड़ा सिंपल हो जाए, कोडिंग सिंपल हो जाए, सब कुछ सिंपल तरीके से लिखा जाए, बस, और कोई पर्पज़ नहीं है। ये नहीं है कि
ऐसा है कि भाई जेएसपी में ये चीज़ हो सकती है, सर्वलेट में नहीं हो सकती है। हाँ ठीक है, होने के लिए हो सकती है दोनों चीज़ें, मतलब सर्वलेट में तो सब कुछ पॉसिबल है, बस यही है कि वहाँ थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा और ये सिंप्लीफाई करते। तो जेएसपी एक वर्ड में ऐसा है कि इट इज़ मेनली डिज़ाइन टू सिंप्लीफाई द एप्लीकेशन डेवलपमेंट। और अगर देखा जाए प्रेजेंटेशन बिजनेस लॉजिक को सेपरेट करके लॉजिक लिखने की बात, तो वो सर्वलेट से भी हो सकती है, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, यहाँ पे सिंपल होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सर्वलेट से, मान लीजिए सर्वलेट में आपने डिज़ाइनिंग का कोड लिखना है ना, सर्वलेट में डिज़ाइनिंग का कोड लिखना है, ठीक। तो मैं कहता हूँ सर्वलेट में बिजनेस लॉजिक नहीं लिखना है ना, डिज़ाइनिंग का कोड लिखना है, तो आप out.println में मैनेज करोगे ना, तो ये कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। और जेएसपी कहती है कि आपको डिज़ाइनिंग का कोड लिखना है, तो लिखो भाई जेएसपी, बस ये जेएसपी HTML ही होती है। इसमें ये देखो अपने आप ऊपर लिखा है ना, HTML हेड बॉडी TRTT वगैरह वगैरह, यहाँ सारा डिज़ाइनिंग का कोड लिख दो, कोई out.println लगाने की जरूरत नहीं है, सारा डिज़ाइनिंग का कोड लिख दो। एक जेएसपी में पूरा व्यू का कोड लिख दो, जितने व्यू का कोड लिखना है आपको, व्यू करने का कोड लिखना है, प्रेजेंटेशन करने का कोड लिखना है, सब लिख दो। तो फिर आपने कहा कहीं अगर हमें डायनेमिक कोड लिखना पड़े, जावा का कोड लिखना हो तो बस टैग लगा लो, जैसे ऐसे छोटे टैग हैं, डिक्लेरेशन टैग, एक्सप्रेशन टैग, स्क्रिप्टलेट टैग लगा के अपना वहाँ जावा का कोड लिख दो, तो ये चीज़ आसान हो गया बस। तो पॉसिबल तो दोनों जगह हैं, बस यहाँ थोड़ा सिंपल है, वहाँ थोड़ा टफ है। और देखिए, और अब मुझे क्या करना है, मान लो मैंने डिज़ाइनिंग का कोड यहाँ पे लिख दिया, अब मुझे एक जेएसपी से एक कोई, मान लो डाओ हमने बना दिया है ना, डाओ अभी पढ़े नहीं हैं आप, बताऊंगा, मतलब एक कोई क्लास बना दिया है मान लो, है ना, और उस क्लास में ले जाके ये सारा डेटा स्टोर कराना है, ठीक है, किससे, सर्वलेट से। जैसे आपने ये डेटा गेट किया ना यहाँ पे, और गेट करके यहीं करेक्शन बनाया और यही डेटा स्टोर कर दे रहे हो ना, यहीं से मतलब डेटा स्टोर करने का लॉजिक लिख दिया आपने। ये लॉजिक मुझे यहाँ नहीं लिखना है, ये लॉजिक मान लो किसी तीसरी क्लास में लिखना है मुझे, है ना, तीसरी क्लास में लिखना है। सिंपल सा मतलब है कि मैं ये सारा डेटा गेट करूँगा सर्वलेट से, और इसको मुझे किसी तीसरे क्लास में लॉजिक लिखाना है, और ये डेटा जो मैंने गेट किया है यहाँ नहीं रखना है, मुझे किसी बीन में संभाल के रखना है। जावा बीन पढ़े हो ना, इनकैप्सुलेशन पढ़ा है जावा बीन, तो मुझे इस डेटा को उठा के किसी बीन में रखना है, और बीन से उठा के डेटा किसी और तीसरे क्लास में डालना है। तो बताओ ये काम कैसे कर पाओगे आप सर्वलेट में? तो मैनुअली आपको ऑब्जेक्ट्स बनाने पड़ेंगे क्लासेस के, एक ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट, तीन ऑब्जेक्ट्स, है ना। और जेएसपी में इसी काम के लिए टैग होते हैं, एक टैग लगाओगे आपकी क्लास का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और डेटा सेट भी हो जाएगा, गेट भी हो जाएगा, सारा काम हो जाएगा। तो ये सारा चीज़ आसान हो जाएगा बस। अब आपको जेएसपी के अंदर अगर इवेंट करना है, जो मैंने कल आपको बताया, लास्ट टाइम पे आपको बताया, तो जेएसपी में इवेंट तो बल्कि मेरे ख्याल से इवेंट पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे नहीं हो पाएगा, क्योंकि लिसनर वगैरह कैसे बनाएंगे हम, क्लास तो है ही नहीं। फिर आप सर्वलेट को याद करोगे, फिल्टर की ज़रूरत पड़ेगी तो फिर सर्वलेट को याद करोगे। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि भाई जो सर्वलेट से ही हो सकती है, उसी के माध्यम से ही हो पाएगी, है ना। जेएसपी बस ये है, वहाँ में भी जेएसपी ना काम कर पाए, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते हैं कि जेएसपी ये कर सकती है और सर्वलेट ये नहीं कर सकती है। तो वो उनका अपना क्या है, स्पेसिफिकेशन है। काम दोनों तरीके से हो सकते हैं, सर्वलेट से भी हो जाएगा, जेएसपी हो जाएगा, बट जेएसपी से वही काम सिंप्लीफाई हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, सिंप्लीफिकेशन से याद आया, जेएसपी के अंदर आपको इसी स्क्रिप्टलेट टैग के अंदर कंट्रोल स्पेस लगाइए, और आप खुद दे सकते हो यहाँ पे क्या है। ये पता है क्या है ये? दे आर द इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स। इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स यानी कि एक स्क्रिप्टलेट टैग में इम्प्लिसिटली ये 9 ऑब्जेक्ट्स होते हैं इसके अंदर, ये इम्प्लिसिटली बना के दे दिए गए हैं, आपको कुछ अलग से नहीं लिखना है। आपको फॉर्म से डेटा गेट करना था, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर के लिए रिक्वेस्ट नाम का इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट है, जिसका टाइप HTTP रिक्वेस्ट है। रिस्पॉन्स एक इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट है, जिसका टाइप HTTP रिस्पॉन्स है। सेशन एक इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट है, जिसका टाइप HTTP सेशन है। पेज है, जिसका इम्प्लिसिट टाइप ऑब्जेक्ट है। आउट एक इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट है, जिसका टाइप JSP राइटर है। नेम एक है, जिसका टाइप स्ट्रिंग है। कॉन्फ़िग है, जिसका सर्वलेट कॉन्फ़िग है। एप्लीकेशन, जिसका टाइप एप्लीकेशन सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट है। तो कई बार इंटरव्यू में पूछ लेते हैं JSP के इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो
ये देखिए, एप्लीकेशन का डेवलपमेंट सिंप्लीफाई करने के लिए उन्होंने ऑब्जेक्ट्स ही बने बनाए दे दिए हैं। आप सर्वलेट में लिखते हो रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, तो रिक्वेस्ट कहाँ पे चलाते हो? सर्विस के अंदर ही चलाते हो, और सर्विस को लिखना पड़ेगा, ओवरराइट करना पड़ेगा, तब तो चलेगा ना। यहाँ ऐसा कुछ नहीं। अगर आपको कंटेक्स्ट चाहिए तो गेट एप्लीकेशन कंटेक्स्ट मेथड चलाओगे, फिर यहाँ कंटेक्स्ट आएगा। यहाँ कुछ नहीं चलाना, यहाँ पे बस आपको लिखना है एप्लीकेशन और डॉट। ये एप्लीकेशन इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट है जिसका टाइप कंटेक्स्ट ही है। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लगाना, एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना। तो ये चीज़ है, मतलब काम को सिंप्लीफाई करने के लिए आया, एप्लीकेशन डेवलपमेंट को आसान बनाने के लिए आया है। और बताइए। ओके सर, थैंक हम्म, कुछ नहीं पूछना यू। है? हाँ सर, सर सर हाँ, हेलो बोलो। सर, अगर हमको लिसनर के सर हमको अगर मेरा आवाज आ रहा है सर? हाँ हाँ, बिल्कुल आ रहा है तुम्हारा आवाज़। सर अगर हमको लिसनर का भी जरूरत पड़ गया और जीएसटी का भी जरूरत पड़ गया तो एक साथ कैसे दोनों, करेंगे सर? एक साथ दोनों लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी परफेक्ट सर। प्रोजेक्ट में सर्वलेट और जेएसपी दोनों बना लीजिए। एक प्रोजेक्ट में सर्वलेट और जेएसपी दोनों बन सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़ बन सकता है। एक प्रोजेक्ट में सर्वलेट भी बन सकता है, जेएसपी भी लग सकता है, फिल्टर भी लग सकता है, लिसनर भी लग सकता है, सारा चीज़ एक साथ लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और बताइए। सर जैसे हम लोग डाटाबेस का जो कोड लिखते थे अलग सा क्लास और पैकेज में ना। कहाँ लिखते थे डेटाबेस का कोड? डाटाबेस का कोड जो लिखते थे अलग एक क्लास में ना, और उसको यहाँ पर कॉल करते थे सर्वलेट के अंदर में ना, नेटवर्क के थ्रू से। हम्म। तो यहाँ पर भी कर सकते हैं ऐसे ही जीएसपी पेज में एक क्लास बनाकर बाहर में, और यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। बिल्कुल कि कॉल नहीं? कर सकते हैं, क्यों नहीं, कॉल कर सकते हैं। ठीक है सर। और बताइए। हाँ सर, ठीक है, आगे बढ़िए। तो जेएसपी इज द रिप्लेसमेंट ऑफ सर्वलेट और एक्सटेंशन ऑफ सर्वलेट? सर एक्सटेंशन। एक्सटेंशन है सर्वलेट का। तो जेएसपी पढ़ने से पहले आप लोगों को जेएसपी के ये 9 इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स पता होना चाहिए। सबसे पहले ये 9 इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स याद कर लीजिए आप, ठीक है? कि जेएसपी के अंदर ये 9 इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो इम्प्लिसिटली अवेलेबल होते हैं, आप इनको यूज कर सकते हैं भाई, ठीक है? इनको यूज कर सकते हैं आप अपने हिसाब से जहाँ मर्जी वहाँ, लेकिन ये मेनली स्क्रिप्टलेट टैग में अवेलेबल होते हैं, और जहाँ जहाँ इसका स्कोप होगा वहाँ यूज कर लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। लगा के देखेंगे, जहाँ पॉसिबल है वहाँ उसको हम यूज कर सकते हैं, ठीक? जेएसपी पढ़ने के लिए आपको ये इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स के अलावा फिर आपको कुछ टैग पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है ना? और 9 इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स अगर आपको ये पता चल गए, जैसे ये 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ,
ये जो इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, इनमें एक इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट और है जो इम्प्लिसिटली अवेलेबल नहीं होता, जो आपको नहीं दिखता है। ये नेम इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स पहले नहीं हुआ करता था, अभी पता नहीं क्यों दिख रहा है। मैंने तो ये कभी उतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया है। नहीं यूज किया है, हाँ, ये तो ऑप्शनल है। अच्छा, बट इसमें से अगर ये 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही है भाई। एक इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे इम्प्लिसिटली अवेलेबल नहीं होता है, जो आपको नहीं दिख रहा है। वो कब दिखता है? जब आप यहाँ पे ऐसे लिखते हो, इज नहीं, इज इम्पोर्ट एक्सेप्शन से रिलेटेड यहाँ पे है कोई, आप देखिए, ऑटो फ्लश एक्सेप्शन नाम का इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट होता है, वो इम्प्लिसिटली अवेलेबल नहीं होता है। उसके लिए आपको लिखना पड़ता है एरर पेज, इज एरर पेज इज इक्वल टू ट्रू, ये लिखना पड़ता है ना। अब आप देखिए यहाँ पे ये एक्सेप्शन अब दिखने लगा, पहले नहीं दिख रहा था, अब दिखने लगा। ये भी क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है कि जेएसपी के अंदर कौन से ऐसे 9 इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स हैं में से कौन सा इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट इम्प्लिसिटली अवेलेबल नहीं होता, तो एक्सेप्शन नहीं होता। उसके लिए क्या करना पड़ता है? तो उसके लिए हमें यहाँ पे जो इज एरर पेज है उसको ट्रू करना पड़ता है, और फिर वो एक्सेप्शन 9 इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स में से ये इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स आपको दिख जाता है। ठीक है, ओके। तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, अभी हमें ज़रूरत नहीं है। ये भी हटा देता हूँ, बल्कि मैं ये जेएसपी फाइल जो बनाया है डोंट सेव, ये जेएसपी मैं डिलीट ही कर देता हूँ। कहाँ गया जेएसपी प्रोजेक्ट? इसको डिलीट कर देता हूँ और एक नया आपके सामने बनाता हूँ, न्यू जेएसपी फाइल, REGISTER, रजिस्टर, और रजिस्टर नाम से ये जेएसपी फाइल हमने बना दिया। तो जब एक जेएसपी फाइल हम बनाते हैं तो ये देखिए, ये वाला टैग खुद ही लग के आता है, ये टैग खुद ही लग के आता है। ये इस टैग को कौन सा टैग बोलते हैं? इस टैग को हम बोलते हैं डायरेक्टिव टैग। विच टैग? डायरेक्टिव। याद रखना आप लोग। जेएसपी के अंदर कौन कौन से टैग होते हैं, टैग के नाम बताता हूं मैं आपके लिए। एक होता है हमारा स्क्रिप्टिंग एलिमेंट, है ना, स्क्रिप्टिंग एलिमेंट्स। स्क्रिप्टिंग एलिमेंट्स में 3 तरह के टैग होते हैं। एक होता है हमारा स्क्रिप्टलेट टैग, स्क्रिप्टलेट टैग। फिर एक होता है हमारा एक्सप्रेशन टैग। फिर एक होता है हमारा डिक्लेरेशन टैग। ठीक है ना, और फिर एक होता है हमारा कमेंट। तो स्क्रिप्टलेट टैग, एक्सप्रेशन टैग, डिक्लेरेशन टैग और कमेंट, ये 4 टैग मिला के स्क्रिप्टिंग एलिमेंट कहलाते हैं, जेएसपी के स्क्रिप्टिंग एलिमेंट। तो ए स्क्रिप्टिंग एलिमेंट मतलब जेएसपी एक काइंड ऑफ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, जिसमें हम
टैग के बेसिस पे काम करते हैं, इसलिए इनको स्क्रिप्टिंग एलिमेंट बोला जाता है। स्क्रिप्टलेट टैग, सर आवाज आपका रुक रहा है सर। आवाज रुक रहा है भाई, मैंने आवाज तो रोका नहीं नहीं। सर, ठीक ही आ रहा है। उसका नेट का प्रॉब्लम है।